नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़ों से। अभी हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ लेटेस्ट आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार भारत के कुल कॉफ़ी निर्यात में 1.66% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही साथ भारतीय कॉफ़ी के प्रमुख निर्यात गंतव्यों की अगर बात करें तो इसमें इटली में भारतीय कॉफ़ी की सर्वाधिक मांग है। यहाँ पर भारत के द्वारा सर्वाधिक निर्यात किया गया है। इसके बाद जर्मनी और रूस का नंबर आता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय कॉफ़ी का सर्वप्रमुख निर्यात गंतव्य निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें से आपको ऑप्शन दे देगा इटली, जर्मनी, रूस और वियतनाम। आपको उत्तर चूज करना होगा इटली, क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रमुख पूछा है। उसका मतलब सबसे अधिक कॉफ़ी का निर्यात भारत किस देश को करता है, तो इटली हो जाएगा। भारत रोबोस्टा और अरेबिका के साथ साथ इंस्टेंट कॉफ़ी का निर्यात करता है। इंस्टेंट कॉफ़ी का मतलब वही एक कॉफ़ी है जो आप दुकान से ख़रीद के पैकेज्ड फॉर्म में लेके आते हैं और सीधे सीधे तैयार कर कर इसका आनंद लेते हैं। तो इंस्टेंट कॉफ़ी कोई वैरायटी नहीं है, ये एक तरह से पैकेज्ड कॉफ़ी का रूप है। जबकि रोबस्टा और अरेबिका ये कॉफ़ी की दो प्रजातियां हैं। आपको याद रखना है इनके बारे में। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि रोबस्टा क्या है या अरेबिका क्या है, तो आपका उत्तर होगा ये कॉफ़ी की प्रजाति हैं दो। अब बात कर लेते हैं कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में अवस्थित है और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। 1942 में कॉफ़ी अधिनियम आया था, उसी के तहत इस संस्था का गठन किया गया था। इसी के साथ साथ भारतीय कॉफ़ी के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। ये आप जो इमेज देख रहे हैं ये कॉफ़ी का पौधा है, जिसमें ये जो लाल लाल आप देख रहे हैं ये कॉफ़ी की बेरी है। इन्हें बेर कहा जाता है, कॉफ़ी का बेर, और इसी से बीज निकलता है और उसी बीज से फिर कॉफ़ी तैयार किया जाता है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें तो भारतीय कॉफ़ी को दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली कॉफ़ी मानी जाती है, क्योंकि इसका उत्पादन छाये में किया जाता है। जो इसके पेड़ होते हैं वो छाये में लगाकर इसकी तैयारी की जाती है। ये आपको याद रखना है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो कॉफ़ी होती है वो इंडिया की कॉफ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में अगर अग्रणी उत्पादक राज्य की बात करें तो कर्नाटक सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादक है। यहाँ पर भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन का लगभग, याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, 70% का उत्पादन कर्नाटक केवल अकेले करता है, 20% केरला के द्वारा होता है और उसके बाद 5% आप मान लीजिए तमिलनाडु करता है। और आगे का जो 5% बचा, इस 5% में पूरे इंडिया के और दूसरे क्षेत्र जो हैं उनके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो कभी भी अगर आपसे पूछे कि कॉफ़ी का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। अगर कॉफ़ी के उत्पादन की बात करें तो आप ये मैप देखिए। इस मैप में आपको 3 क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। एक ये वाला क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का, जो कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। उसके बाद ये वाला क्षेत्र हो गया जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आता है। यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और इसके साथ साथ ये जो उत्तर पूर्वी के सारे राज्य हैं भारत के, जिसमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागपुर, त्रिपुरा, माफ़ कीजिएगा नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 3 क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसी मैप का कुछ यहाँ पर और बड़ा मैप है। इसमें आपको एक जगह याद रखनी है जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, अराकू वैली, अराकू घाटी। ये अराकू घाटी किस लिए फेमस है? ये कॉफ़ी के उत्पादन के लिए फेमस है और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अराकू यहाँ पे अवस्थित है, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये मैप कुछ पुराना है, इसीलिए इसमें आंध्र प्रदेश को भी हमने इंक्लूड कर लिया है, लेकिन आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी का उत्पादन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से नहीं आएगा इस मैप में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में कॉफ़ी पैदा नहीं होती है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रोसेसिंग खाली होती है, उत्पादन नहीं होता है। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र थे। और कॉफ़ी के लिए केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर में अवस्थित है। चिकमंगलूर में एक स्थान है बालेहोन्नूर, यहीं पर केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। विश्व के सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देशों की अगर बात करें तो ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, वियतनाम दूसरे नंबर पर आता है, कोलंबिया और इंडोनेशिया इनका भी एक प्रमुख स्थान है। और भारत की अगर बात करें तो एशिया में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश है भारत। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे कॉफ़ी से संबंधित। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिए
कर्नाटका में एक स्थान है यहाँ पर बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। बाबा, इसे मैं मैप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा और नज़र आएगा। ये देखिए, इस मैप में यहाँ पर हैं ये बाबा बूदान की पहाड़ियाँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं बाबा बूदान की पहाड़ियाँ हैं। सर्वप्रथम भारत में यहीं पर कॉफ़ी उत्पादित किया गया था। यहाँ पर एक सूफी संत थे जिनका नाम था बाबा बूदन। वो यमन गए एक बार और यमन से 7 पौधे ले आए थे कॉफ़ी का, और इन 7 पौधों को सबसे पहले इन्होंने यहीं पर लगाया था, यहीं पर उन्हें रोपित किया था। उसके बाद से ये पौधे, कॉफ़ी का उत्पादन भारत के और दक्षिणी राज्यों में फैल गया। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप दक्षिण भारत में आएंगे तट के सहारे, यानी कर्नाटका, केरला, उसके बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, तो कॉफ़ी के जो उत्पादक राज्य हैं उनका क्रम आ जाएगा। सबसे अधिक कर्नाटक उत्पादित करता है, फिर केरला उत्पादित करता है, फिर तमिलनाडु उत्पादित करता है, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, फिर उड़ीसा का नंबर आता है, और उसके बाद फिर ये जो छोटे छोटे राज्य हैं इनके द्वारा भी थोड़े स्तर पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, बाबा बूदन को याद रखिएगा। बाबा बूदान की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? कर्नाटका में हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे कॉफ़ी से संबंधित। आप अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, मिशन 929। मिशन 929 का शुभारंभ भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य त्रिपुरा में 92% तक मतदान को बढ़ाना है। एक तरह से जागरूकता अभियान है जिसे चुनाव आयोग द्वारा त्रिपुरा में शुरू किया गया है। यहाँ 929 से मतलब है यहाँ पर त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्र हैं। तो इन सभी मतदान केंद्रों पर जो मतदान का प्रतिशत है उसे बढ़ाकर 92% करना है। ये आप ध्यान रखिएगा कि मिशन 929 किस चीज़ से संबंधित है। यहाँ पर ये 929 से भी आप रिलेट कर सकते हैं। 92 है तो 92 का मतलब 92% बढ़ाना है मतदान का प्रतिशत त्रिपुरा में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात हुई है चुनाव आयोग की, तो इससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित कोई भी आर्टिकल पूछे तो आपको 324 अनुच्छेद 324 लगा देना है। यही एक अनुच्छेद है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, इसके गठन के बारे में, इसमें कितने लोग होंगे, कौन कौन से इसके चुनाव आयुक्त होंगे, सब कुछ, उनकी अवधि क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, इसका कार्य क्या होगा, सब कुछ इसी एक अनुच्छेद में है। तो आपको अनुच्छेद 324 याद रखना है। और भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय राजीव कुमार हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी थी। ये फैक्ट एमपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। जितने फैक्ट मैं बता रहा हूँ सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं K9 वज्र की। तो सबसे पहले ये समझिए K9 वज्र है क्या। तो ये गोले दागने के लिए एक छोटी तोप है जिसे भारत की एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, उसके द्वारा बनाया गया है। और इसने इसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का जो इस्तेमाल किया वो दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है हनवा डिफेंस, उससे प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण करके लार्सन एंड टुब्रो द्वारा K9 वज्र का निर्माण किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा। ये चर्चा में इसलिए रहा है K9 वज्र क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में 100 K9 वज्र तोप खरीदने के लिए इस कंपनी के साथ समझौता किया है, लार्सन एंड टुब्रो के साथ समझौता किया है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये चर्चा में आ गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि होवित्ज़र तोप क्या होती हैं। तो होवित्ज़र तोप ऐसे तोपों को कहते हैं जो एक छोटी तोप होती है और जिसके जरिए आसानी से गोली दागी जा सकती है। भारत में कुछ होवित्ज़र तोपों की अगर बात करें तो धनुष, K9 और M777 हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि होवित्ज़र तोप क्या है और ये K9 वज्र जो कि एक होवित्ज़र तोप है वो चर्चा में क्यों है। इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट प्रोग्राम योजना की। स्मार्ट प्रोग्राम योजना आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को और आयुर्वेद अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसे विनियमित करना, यही इस स्मार्ट प्रोग्राम का उद्देश्य है। आपको याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है। ये आप जो SMART देख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। ये आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि स्कोप योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका उत्तर हो जाएगा आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित है स्मार्ट योजना या स्मार्ट प्रोग्राम। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए कि भारत में प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो रही आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित योजना के बारे में। अब बात कर लेते हैं भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस की। अब बात कर लेते हैं तो इसकी मेज़बानी 1 से 3 जनवरी 2023 के बीच में कन्नूर विश्वविद्यालय में की जा रही है। कन्नूर केरल में अवस्थित है। और यहीं से एक फैक्ट और याद रखिए कि धर्मदम जो कि भारत में अवस्थित है, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये केरल में अवस्थित हैं दोनों स्थान, कन्नूर और धर्मदम। कन्नूर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है, और धर्मदम इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि ये पहला ऐसा पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र बन गया है जहाँ सभी वार्डों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। बात केरल की हुई तो केरल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ के प्रतीकों के बारे में कि यहाँ के क्या क्या प्रमुख प्रतीक हैं। तो भाषा मलयालम हो गई। अगर यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो हाथी यहाँ का राजकीय पशु है। चिड़िया की बात करें तो हॉर्नबिल यहाँ की चिड़िया है। इसके साथ साथ आप फल की बात कर लें तो कटहल यहाँ का इम्पोर्टेंट फल है, और पेड़ नारियल यहाँ का इम्पोर्टेंट पेड़ है, जो राजकीय पेड़ है वो है नारियल। केरल से संबंधित एक दो चीज़ और देख लीजिए। केरल में अनामुडी पर्वत शिखर है जो कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आपको याद रखना है अनामुडी। ये केरल में अवस्थित है और दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर है। केरल अपने कॉफ़ी और चाय बागानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो वायनाड यहाँ का एक जगह है जहाँ पर चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जा सकता है। ये आप वायनाड की पहाड़ियाँ देख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक झील है वेम्बनाड, ये भी बहुत फेमस है। ये भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। लंबाई में भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर झीलों को अक्सर कयाल कहा जाता है, कयाल, या इन्हें ही बैक वाटर कहा जाता है। माफ़ कीजिएगा। बैक वाटर्स ऐसी झीलें होती हैं जिसमें समुद्र का पानी बहुत अंदर तक मुख्य भाग तक आ जाता है, भूभाग तक आ जाता है, तो उन्हें ही हम कयाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये केरला है तो ये समुद्र है, तो ये समुद्र का पानी बहुत अंदर तक भूभाग तक पेनिट्रेट कर जाता है, उसे ही कयाल कहा जाता है या बैक वाटर्स कहा जाता है। और उसी का उदाहरण है वेम्बनाड। तो आपको ये ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर केरला से संबंधित। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए